हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 34 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे आपको जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस को डेली देख पाएंगे, जिसमें कि हम जीके जीएस में हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना कि निपुण में किस प्रकार का उपसर्ग है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निपुण में उपसर्ग है। तो बताइए कि निपुण किस प्रकार का, किस निपुण में जो है किस प्रकार का उपसर्ग है, नीर है या नी है, अनु या फिर अति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी वर्ड के वो क्या होता है कि पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है कि किसी वर्ड के पीछे लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निपुण में किस प्रकार का उपसर्ग है। तो निपुण में आपका नी उपसर्ग हो जाए, सीधा पता चल रहा है यहाँ पर कि निपुण में क्या हो जाएगा, आपका नी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो बताइए कि जीतने की जो इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है। तो जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक वर्ड होता है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का कौन सा संज्ञा है बताइए। तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का किस प्रकार का यहाँ पर संज्ञा है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होता है, जहाँ किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर लड़का है तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चूंकि जातिवाचक संज्ञा इसलिए हो जाएगा क्योंकि लड़का ये रहे या लड़की रहे, अगर लड़की रहता तो वो भी जातिवाचक। लड़का के बारे में डायरेक्ट आपसे लड़का के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि आप सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, यानी कि उसको देख नहीं सकते, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें समूहवाचक संज्ञा, तो कोई ग्रुप में व्यक्ति अगर खड़ा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हेरी किस उपन्यास का मुख्य पात्र है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि हेरी जो है ये किस उपन्यास का मुख्य पात्र है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है गोदान का है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लेखक कौन है, बताइए कि बातचीत जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेखक से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको लेखक से रिलेटेड प्रश्न को जो है करते रहना है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, बताइए। तो आधे अधूरे की अगर हम बात करें कि किस लेखक की कृति है, तो ये आपका हो जाएंगे मोहन राकेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका सही हो जाएगा। आधे अधूरे किसके लेखक है, किसकी कृति है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहन राकेश के। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है, बताइए कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किस लेखक की रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके मुक्ति बोध के हैं। ऑप्शन नंबर 30 के लिए आपका राइट हो जाएगा। मुक्ति बोध जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक के द्वारा, तो ये मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं। तो बताइए कि धर्म पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको औरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, औरस के नाम से जाना जाता है। धर्म पत्नी के जो द्वारा जो पुत्र होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, औरस के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान किसके लिए, धरती और आकाश के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसको हम एक वर्ड में किस नाम से कहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अंतरिक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि धरती और आकाश के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जो अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। कलेजा मुंह में आना का अर्थ क्या है। तो बताइए कि कलेजा मुंह में आने का अर्थ क्या है। दुख से आकुल हो जाना, या सीने में दर्द होना, या बेहोश हो जाना, या नींद आना, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा दुख से आकुल होना का मतलब होता है कलेजा मुंह में आना। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है भारत का कौन सा। तो ये जो गाइडविन आइंस्टीन जो है ये K2, कहीं कहीं लिखा रहेगा डायरेक्ट K2 रहेगा, गाइडविन आइंस्टीन भी नहीं भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई आपका 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर है गाइडविन आइंस्टीन की ऊंचाई। इसके अलावा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी। अगर इसकी हम बात करें कि ये कितना ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 8848 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहाँ, तो ये आपके नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो गाइडविन आइंस्टीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि तांबा अयस्क के लिए जो विख्यात क्षेत्रीय नामक स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हवा महल पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बिली का अभिप्राय क्या है, बताइए कि बिली का अभिप्राय क्या है। तो बिली की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनको हम बिली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए कि अधिक केंद्र शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अधिक केंद्र की बात करें तो ये हो जाएगा आपका भूकंप। अधिक केंद्र का मतलब होता है कि जहां से जिस पॉइंट से भूकंप का उद्गम होता है जमीन के अंदर से, और उसके ठीक हम ऊपर के जो बिंदु होते हैं जहाँ पर कि हमें अनुभव होती है भूकंप की समस्या, जहाँ पर कि हमको अनुभव होता है उसको हम कहते हैं भूकंप, यानी कि अधिक केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जहां पर भूकंप होता है उसके ठीक सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अधिक केंद्र कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अधिक केंद्र किससे कहा जाता है, तो ये आपके भूकंप की समस्या जहाँ उत्पन्न होती है उसके ठीक ऊपर की परत में जहाँ पर हमें अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस के लिए आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है किसी क्षेत्र के 15 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है किसी क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर के नीचे गिरने का कारण क्या हो सकता है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि, नेक्स्ट में दिया हुआ नलकूपों से अधिक सिंचाई का निष्कासन होना, अब वृक्षों की अधिक कटाई का वर्षा कम होना, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस के लिए आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि होगा तो वहाँ पर वनों की कटाई होगा जिसके कारण वर्षा क्या होंगे, कम होंगे, और जब वर्षा कम होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जल स्तर नीचे गिर जाएगा जमीन के अंदर का। नलकूपों के द्वारा अगर सिंचाई होगा तो इससे भी क्या होगा, जल स्तर नीचे गिरेंगे। और वृक्षों की जब कटाई होगी, चूंकि जनसंख्या का जब वृद्धि होगा तो वृक्षों की कटाई होगी जिसके कारण वर्षा की समस्याएं कम हो जाएंगी, वर्षा कम पड़ने लगेंगे जिसके कारण जल स्तर नीचे चल जाएंगे। तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तो बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो ये किस पर आधारित है, तो ये तत्वों के परमाणु के संख्या के बढ़ता क्रम पर आधारित है। किसके, तो ये तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ता क्रम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में जो है इसको कब दिया गया था, इसको सबसे पहली बात कि इसको दिया किसके द्वारा गया था, तो ये आपके मोसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ये मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था जो कि 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसमें कितने आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसमें 7 आवर्त होते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो इसमें 18 वर्ग होते हैं। इतने फैक्ट आपको इनसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका ये तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ता क्रम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो ये बताया कि मुकुलन के माध्यम से जो अलैंगिक प्रजनन होता है ये किसमें होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि मुकुलन क्या, तो मुकुलन में क्या होता है कि मुकुलन किसी जीव के जो शरीर का संयुग्मी जो भाग होता है, किसी भी जीव का शरीर का जो भाग होता है वो क्या होता है कि सम सूत्र में विभाजित हो, यानी कि समान सूत्र में विभाजित, समान गुण में क्या होते हैं कि वो विभाजित हो जाते हैं। जैसे किसी भी को ले लेते हैं, जैसे अमीबा है, तो वो क्या होता है कि वो प्रजनन नहीं करते, वो क्या होता है कि एक दूसरे में विखंडित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि मुकुलन होता है। तो मुकुलन क्या होता है कि एक प्रकार की अलैंगिक जनन होता है जो कि आमतौर पर हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मुकुलन कहाँ पर होता है, तो ये आपका ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जाना चाहिए कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जाति का यहाँ पर क्या होता है कि मेल फीमेल का जो है ये पर संयुग्मन नहीं होता, यानी संयोजन के फलस्वरूप यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं होता है। और लैंगिक में क्या होता है कि यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि संयुग्मन होता है, जैसे कि मेल फीमेल का वहाँ पर संयोजन होता है जिसके कारण वहाँ पर जनन होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि दो जातियों का यहाँ पर मिलने से जो है जनन नहीं होता है, तो ये होता है अलैंगिक जनन आपका। तो यहाँ पर किस में होता है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका ईस्ट में होता है जो कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है। हाइड्रा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका हाइड्रा में भी इस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन होता है जिसमें कि होमो यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन का होना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के जो आपके उदाहरण होते हैं ये होते हैं ZnO होते हैं, और इसके बाद Al2O3 जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं।
तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो आपका ZnO बना, चूंकि Zn जो है ये ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ZnO बन जाएगा, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण। उभयधर्मी करने का मतलब है कि ना तो ये उधरी ना तो ये धातु के गुण को प्रदर्शित करेगा, ना ही तो अधातु के गुण को प्रदर्शित करेगा, या तो दोनों के गुण को प्रदर्शित करेगा, उसको हम लोग क्या कहें उभयधर्मी। तो ZnO जो है ये आपका उभयधर्मी बना सकता है, ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो ये ZnO बना देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो Al2O3 जो होते हैं ये क्या होता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, तो बताइए कि पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पित्त के कार्य को हम लोग कहते हैं पाइसीकरण, इमल्सीकरण ये करता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि पित्त के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो पाइसीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए पर राइट हो जाएगा। अच्छा ये क्या 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 करता है, तो ये जो है यकृत से स्रावित होता है। सबसे पहली बात कि पित्त जो होता है ये पूछा जाता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका यकृत से स्रावित होता है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पित्त जो है एंजाइम की क्रिया को ये बढ़ा देता है, क्योंकि भोजन का जो पाचन होता है ये पूछा जाता है कि भोजन का पाचन जो होता है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले ये मुख से प्रारंभ होना, क्योंकि मुख से जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो वहां से ही उसका जो पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन एंजाइम के द्वारा जो पाचन क्रियाएं होती है ये कहाँ पर, तो ये आपके यकृत में होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि मानी जाती है। तो ये जो छोटा यकृत में क्या होता है भोजन का पाचन क्रिया संपन्न होती है, और ये किसके द्वारा, तो ये एंजाइम के द्वारा, और एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये क्या करते हैं कि पाइसीकरण, ये पित्त क्या करता है एंजाइम की क्रिया को जो है बढ़ा देते हैं, जिसके कारण भोजन तीव्र गति से बढ़ना चालू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पित्त जो है पित्त क्या होता है कि ये क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं पित्त एक क्षारीय द्रव है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है पित्त का जो pH मान होता है आपका ये 7.7 होता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। पित्त क्षारीय होते हैं और ये यकृत से स्रावित होते हैं, इसका pH मान 7.7 होते हैं। और मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ये आपका यकृत यानी कि लीवर होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर में धातुएं डैश में पाई जाती है, तो बताइए कि धातुएं किस में पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो धातु की अगर हम बात करें ये भूपट्टी में पाई जाती है। भूपट्टी क्या है, जमीन की ऊपरी परत को हम लोग भूपट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भूपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी तत्व पाई जाती है, तो ये आपका एल्यूमिनियम पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपका सिलिकॉन पाया जाता है, SiO3 पाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, दूसरे पर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, न्यूलैंड्स ने डैश नियम दिया था, तो बताइए कि न्यूलैंड्स ने किस नियम दिया था, ये आपको यहाँ पर बता। तो न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ये क्या था, तो तत्वों को जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनके द्वारा सजाया गया, और ठीक पहले तत्व का गुण जो होता था वो 8वें गुण के समान मिलता था। पहले तत्व का गुण जो होता है किसके समान, तो ये 8वें तत्व के गुण के क्या होते हैं कि समान मिलते थे। यही था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और न्यूलैंड्स ने जब अष्टक नियम दिया था तो उस समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे ये भी पूछा जाता है। तो उस टाइम जो केवल 56 तत्व ज्ञात थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेंडलीव के द्वारा जब आवर्त सारणी दिया गया था उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे, तो उस समय टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ये पूछा जाता है कि कितने तत्व उस टाइम ज्ञात थे। तो न्यूलैंड्स के द्वारा जो नियम दिया गया था ये कब किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था ये जो दिया गया था अष्टक नियम दिया गया था। अच्छा ये कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। डचों ने बंगाल पर कौन सा कारखाना स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो पिपली किया था, पिपली क्या है, पिपली नामक एक जगह है, ठीक है। पिपली नामक एक जगह है जहाँ पर कि डचों के द्वारा 1627 में यहाँ पर जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा, जो कि डचों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1627 में किया गया था, पिपली नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी, बताइए कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की जो यात्रा किया था ये किसके शासन में किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में यहाँ पर को पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे, बताइए कि भारत के सबसे उदार प्रशासक जो थे ये कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लॉर्ड रिपन जो थे भारत के सबसे उदार प्रशासक थे। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बताइए कि संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था ये किस भाषा में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके अंग्रेजी सॉरी ये देखिए ये आपका बंगला में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 फर्स्ट के लिए आपका राइट हो जाएगा। संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके बंगला भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 फर्स्ट के लिए पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो प्रकाशित जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था कौमुदी का, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कौमुदी का जो प्रकाशन किया गया था ये किसके द्वारा, तो ये जो है बांग्ला भाषा में किया गया था। और किसके द्वारा, तो ये जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में आपको यहाँ पर बताना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताइए कि वन्य जीव भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सी हो जाए। अगर हम बात करें कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है ये कब शुरू हुआ था भारत में, ये भी पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है ये कब हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था। और भारत में वन्य जीव अधिनियम जो संरक्षण अधिनियम है ये कब, तो ये जो 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए पर आपका सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं ये आपका कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस देश में बाघ पाए जाते हैं, तो ये अपना भारत में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 28 नंबर में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो बताइए कि भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष के जो पद होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बताओ। इसको एडमिरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एडमिरल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा। वही अगर हम बात करें स्थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उसके जो पद होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जनरल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वायुसेना के पद के जो हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो इसको जो है चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं। तो इतने फैक्ट आपको ऐसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, जो मानव शरीर को सभी अंगों को संवेदना पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। जो कि पतले पतले धागे नुमा बहुत पतले पतले जो है हमारे शरीर में ये क्या होते हैं कि बटे होते हैं, जो कि मानव शरीर में संवेदना पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये फीमर पाई जाती है, जो मनुष्य के जांघों में पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है ये कहाँ पर, स्टेपीज पाई जाती है, जो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और मानव शरीर का जो कान जो होते हैं ये लचीला होते हैं, किसके कारण, तो उपास्थि के कारण होते हैं। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? बताइए पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? तो पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, कि जिसमें कि पुष्प नहीं होते, केवल फल डायरेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो है क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। ये जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको जो मरणोपरांत दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1998 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? ये बताइए कि गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो सर्वोदय का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय होना। क्या होता है? सबका उदय होना, यही होता है सर्वोदय का, यानी कि सबका विकास होना। ठीक है, तो सर्वोदय का मतलब यही होता है। और सर्वोदय गांधी जी का द्वारा जो सर्वोदय का तात्पर्य क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये हो जाएगा आपका नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो बताइए कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी कि ये कुछ उद्योग से प्रारंभ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक युग जो है किससे संबंधित है? ये आपकी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर। अच्छा, मुंडक उपनिषद का मतलब अगर हम बात करें कि मुंडक उपनिषद का मतलब क्या है, इसके अनुसार मतलब होता है इसका सत्य की विजय। क्या होते हैं? इसके अनुसार होता है सत्य की विजय। ठीक है, मुंडक उपनिषद का मतलब। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर से हो जाए, जहाँ से कि सत्यमेव जयते को लिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो बताइए कि इलाहाबाद स्तंभ जो है किस अभिलेख के एक से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विल्सन से जुड़े हैं? तो बताइए कि मंगल पांडल ये कहाँ के विल्सन से जुड़े? ये आपका बेकरपुर से जुड़े। कहाँ पर? वेरकपुर से जुड़े। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो शांति घाटी की अगर हम बात करें तो ये आपके केरल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपके महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? तो ये आपके महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि विद्युत का जो सबसे ज्यादा खपत किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके अलावा ये यूपी में किया जाता है। सबसे ज्यादा विद्युत का खपत जो किया जाता है महाराष्ट्र और यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बताइए कि किनन स्टेडियम जो है ये जो कि क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ये किस स्टेट में अवस्थित है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? ये जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाए। कहाँ पर? ये जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाए, जो कि किनन स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना ही लेकर के आए थे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।